Created with free version for non-commercial use. नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं उपन्यास निर्मला का चौथा भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तोता नाम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें उसके मन में बैठ गई। उनका सर पड़ने में कोई संदेह ना था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका क्लेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह तो होना। Created with free version for non-commercial use. निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसीलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, इस बेचारी को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, हाँ 3-4 चोरे से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो तीनों काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला। पास में सिर्फ ये छड़ी थी। उधर Created with free version for non-commercial use. समझ गए कि जिंदगी का यही तक का साथ था। हाँ, मगर मैंने भी सोचा मरता ही हूँ तो वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो, चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना ही था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। और तीनों झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कुछ 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेब तक ना आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को भी जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि ये चपलता Created with free version for non-commercial use. जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने लगी ना, तो खूब तलवार म्यान में रख ली और पेट ठोकर बोले, जवान तुम सब वीर आज तक नहीं देखा है। हम तीनों से 300 पर भारी गांव के ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा ही दिया। अरे हम तुम्हारा लोहा मान गए। कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए मेरी। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक तो था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी थी तो उससे उचटती ना हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। ऐसे इसलिए छड़ी पर कोई तुम्हें निशान नहीं मिलेगा। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भाग आई। है तोता मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा, जरा चलो तो डंडा लेते चलना। चलो जल्दी चलो। तोता राम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपा कर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा। अरे कोई रस्सी होगी, चलो। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों देखा है भैया, जरा चलकर देख लो ना। हाय मर्द होकर डरते हो क्यों? मुंशी जी घर से निकले तो, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए।
उनके पांव ही न उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़ेगा है। बोले डरता नहीं हूँ सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती, जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला ले आए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए, इधर में खाना छोड़ Created with अपनी free हॉकी version का for डंडा non-commercial हाथ में use. ले कमरे में घुस ही तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। अब मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, अरे मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे में द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मनसाराम ने मार डाला बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। अरे सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो वो लड़कों में ऐब है। Created with free मैंने version ऐसे for ऐसे बहुत non-commercial सांप मारे use. हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों एक मुट्ठी से पकड़ कर मसल दिया है मैंने। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी भैया, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ। जाकर महाराज से कहा खाना निकाले मेरे लिए। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी कि भगवान, क्या इन्हें सच में कोई भीषण रोग हो रहा है क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। ये बात ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय किया। Created with free version for non-commercial use. उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विपल्व की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसके असहनीय वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज की हित पर तो नहीं सोते ना। मैं भी उन्हीं भागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए ही चुना है। मैं बोझ सिर से उतर तो नहीं सकता, उसे फेंकना भी चाहूं तो भी नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला Created with free version for non-commercial use. अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था, उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोन कसी होने पर भी किसी के मुंह जोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर ना देख सके। अपनी यह हीन अवस्था उनके लिए असहनीय थी। वह आईने के सामने Created with free version for non-commercial use. से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करने का कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर रात देखते देखते आंखें फूट जाती हैं।
तोता राम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैंने सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, अच्छा, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो इतने मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपए भी बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो थोड़ी ठुकराई जाती ना। निर्मला, अच्छा, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका आना नहीं हो। मैं नहीं चाहती ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में आए। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। Created with free version for non-commercial use. धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे बेटा? मनसाराम कह नहीं सकता। गैरों के साथ गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, अच्छा भाई जल्द आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर, आज मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं है, आप खा लीजिएगा और सो जाइएगा। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती थी तो बाहर से ही मंगवा भेजते थे। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। Created with free version for non-commercial use. कुछ ना कहते हुए हिचकिचाते हुए कहा, चिढ़कर कहा, अच्छा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने ये बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम ना था, उसे लड़कों से सचमुच का स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ और ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय ना समझकर बोली, मैं क्या जानूं इससे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार भी नहीं सकती। अगर ऐसा करूं तो ये होगा ना कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका जवाब कुछ ना दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मनसाराम के पास गए और इसका इम्तिहान लेने लगे। Created with free version for non-commercial use. कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षा उन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही ना मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी और आंख तक न उठाई थी। वे कानूनी पुस्तकों को अपना जीवन साथी बना बैठे थे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वे क्लास में प्रथम रहता था और जिस प्याट को एक बार देख लेता था पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली चेत देखकर जैसे झल्ला कर और तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुनकर वकील साहब भी झल्ला जाते थे। वे कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे मनसाराम से ना बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वे देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा पाता, पर वकील साहब अपने आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें। अब मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है पिताजी। खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना भी पसंद नहीं तो कल से वो भी नहीं जाऊंगा। कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले,
मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा क्यों नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ तुम्हारी। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, अच्छा, किन महाशय ने आपसे शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इसे तुम्हें कोई मतलब? तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं कर रहा। मनसाराम थोड़ा गुस्से में आकर बोला, अच्छा, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा तो मुंह ना दिखाऊं। वकील, अच्छा, किसी कोई हंसी क्या गरज पड़ी कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे? है कोई लोल ही होगा तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम वकील स्कूल में ही रहा करो और पढ़ाई में मन लगाओ थोड़ा। Created with free version for non-commercial use. मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से ही तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें कोई तकलीफ होगी क्या? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने ये बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए कोई से जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं है, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा, और हाँ, अगर जगह ना खाली हुई तो मजबूरी है, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि लौंडा कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना ही ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी? मनसाराम, कितने लड़कों को जगह नहीं मिली पिताजी, और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था पीछे, तो 50 अर्जियां Created with free version for non-commercial use. वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन जीने के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र ही नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, अच्छा, तूने कहा नहीं कि मैं नहीं जाता कहीं? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने तो ना, अपने आगे किसी की मानते हैं। रुक्मणी, अच्छा, तुम्हारी नहीं, अम्मा जी की कृपा होगी, उन्हीं अम्मा जी की तुम्हारी। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है, बेचारी भूल से कभी कुछ ऐसा नहीं कहती हैं। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर देती हैं मुझे। रुक्मणी, अच्छा, तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने? Created with free version for non-commercial use. समझने की, ये उन्हीं की लगाई हुई आगे देख, मैं जाकर अभी पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से जाने ना देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे तपती थी, उनकी बातों का जवाब तक ना देती थी। वह चाहती थी कि वह सिखावन की बातें कहे, जहां मैं भूलूं वहां सुधारे, सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, अरे मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल के ही अकेले रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, अच्छा, मनसाराम का निकारे का घर से निकाल दिया था और तिस पर कहती हो कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, और क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता कि मनसाराम यहाँ सुख से रहता है? निर्मला, Created with free version for non-commercial use. मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे माफ करो, मेरी आंखें फूट जाएं अगर तुम उसके विषय में मैंने मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, अच्छा, कहे झूठी कसमें खात हो, अब तक तोताराम कभी लड़के से ना बोला था कोनो। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर ले आए रहे। अब यही मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रख दिया है, और अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ ना तो तुम जाने रहो, वह कभी बाहर नहीं रहा है, और उसे न खाए के सुध रहा है और न उका पहने के सुध रहा है।
उका कुछ अवते नहीं और कहा कि तो जवान हो गए पर अभी उनके स्वभाव बलकन जैसे है और स्कूल में उके मरण हो जाए वहाँ उसे किसके कीका उके फिक्र रहे बेचारा कब खाए कब पिए। हमें तो बहुत चिंता लगी सब तुम्हारी वजह से भाई हो जौन चाह तो बहनी एकदई में बता दियो हमें घर से मुक्ति करो हमों का भेज दियो सबका भेज दियो तो अकेले राज करो ये घर पे। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब Created with free version for non-commercial use. ये विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वे आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज ना होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक ये बात मालूम ही ना थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी बताया ही नहीं। निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार देखा था जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता, मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा जब खेलने जाने लगते हैं ना तो 10 मिनट के लिए रोक भी लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ उनका नुकसान Created with free version for non-commercial use. मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। और उन्हें जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही गुना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं इसका रहस्य अब समझ में आ गया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया ना रहता था, बनाव चुनाव भी ना करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसे भांप लिया तो गजे भी हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ता रहता था, पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई कुछ ज्यादा खर्चना होगा। तुमने मुझसे पहले ही कहा नहीं, क्यों नहीं? ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। हैं? इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। मैं तुम्हारे लिए कल ही एक टीचर का प्रबंध किए देता हूँ, जैसा कहो। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर पूंछों पर ताव देते हुए बोले, अच्छा, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार पढ़ाता है? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय नहीं समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी लिख देते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी आग लगाई है, मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौड़े की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे। ये उल्टे रो रहा है पागल कहीं का। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का जो पड़ गया है ना, इसी की ये नौबत है कि ये कमजोर होता जा रहा है पढ़ाई में। अगर अभी से मैंने रोकथाम ना लगाई तो मुझे ही पछताना पड़ेगा और तुम्हें भी, तुम्हारे ही सिर पड़ेगा कि तुम्हें ही पढ़ाता रहता था सारा दिन। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। Created with free version for non-commercial use. छूट 10 मिनट में आने का वादा करके पग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे।
हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया करते थे, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली ना थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के लिए प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंस कर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े घर से स्कूल से निकाल देंगे। संभव है। Created with free version for non-commercial use. बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला था। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने कल चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह ही न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि वह खेलने भी जाना चाहता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे। Created with free version for non-commercial use. पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसका आत्म अभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम ने नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन ना देखा था। आज इस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचार्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है पिताजी। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? दुर्बल तो नहीं हूं मैं, इससे ज्यादा मोटा कब था पिताजी। अच्छा वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, ये ऐसा ही था क्या? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खूंचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत फान की तरह फेर रही है। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देखभाल क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मणी जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है, मैं तुम्हारे गले क्यों चुपटूं? पूछे कि दिन से दूध नहीं पिया जाता, जाके कमरे में देखाओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया है और कोई खाए ना खाए मुंह में डाल दूं। तो भैया इस तरह से लड़के नहीं पलती। जिनको कभी लाड पार का सुख नहीं होगा, तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते हैं। अब अनाथों के तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। ऊपर सुनती हूँ लड़की को स्कूल में रखने का प्रबंध करता हो तू। बेचारे को घर में तो आने के मनाही है, ऊपर से तू स्कूल में रखे जाता हो। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या हुआ, भूख नहीं है? अभी बैठे 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी पिताजी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था।
उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर के सामने कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपए बचा लेती थी। Created with free version for non-commercial खर्च use. को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया था। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं, इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी धुएड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा उसे के खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उसमें कम संभावना है। किसी ने कहा कि उसे कमरे में मत बंद कर दिए। जितना ही कमरे में बंद रहेगा उतना ही वो दुनियादारी से दूर होता जाएगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ये व्यवस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में Created with free version for non-commercial use. गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मात्र वियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसे अभागा संसार में और कौन है किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आ माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने Created लगा। with free version for non-commercial use. तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोल उठे, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को मां मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, बड़े विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता ही कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ही ना करता। रोज Created with free version for non-commercial use. उसी ने मुझसे कहा था कि ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुमको संगत ने पढ़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर गुस्सा न होगा? इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था बाबू। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल की के टुकड़े हुए जाते हैं बाबू। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो तो सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूं। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा Created था। with free version for non-commercial use. गिलाना था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र होता था, जिसकी शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर हो गया था।
वे अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे थे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए थे। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज ये दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही कि वह निर्मला को बीच से निकाल कर ही फेंकेंगे, अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला से बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी ना थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखें। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे ये इतनी कहीं गुजर से समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसने सोचा शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसने अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत भी न देखूंगी। Created with free version for non-commercial use. मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासनीय कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में